वीडियो है पिछले वीडियो के आगे की, जहाँ तक हमने रजिस्टेंस के बारे में पिछली बार मैंने आप लोग को बताया था। आज हम लोग लेते हैं कि किसी भी कंडक्टर की या किसी भी मटेरियल की रजिस्टिविटी क्या होती है। रजिस्टिविटी को हम लोग स्पेसिफिक रजिस्टेंस भी बोला करते हैं। अब रजिस्टिविटी को समझने के लिए सबसे पहले हमने लास्ट टॉपिक में बताया था, जो रजिस्टेंस होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, कि जितनी ज़्यादा कंडक्टर की लेंथ होगी उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा। और दूसरा बताया था आपको, रेजिस्टेंस जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, कि जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब ये होता है, जैसे मैंने ये पेन आपके हाथ सामने ले रखा है, तो दिस जो हमारा एरिया होता है दिस एरिया इज नोन एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यदि हम इन दोनों को एक साथ लिख दें तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा L अपॉन ए। L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर और A हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। आपको पता है, नहीं पता है तो पता होना चाहिए, जब भी हम प्रोपोर्शनल के साइन को हटाकर इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो इसकी जगह यहाँ पर एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। उसके लिए हमने जब यहाँ पर R इक्वल टू लिखा तो एक कांस्टेंट रो, इसे रो बोलते हैं, रो से हम लोग ने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। जो रो होता है यहाँ पर एक कांस्टेंट होता है, वेयर रो इज कांस्टेंट नोन एज, इसी को ही हम लोग बोला करते हैं रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। यहाँ से यदि हम रो बराबर निकालें तो A ऊपर आ जाएगा यहाँ पर R के साथ, आर ए अपॉन एल। दिस इज द फार्मूला फॉर रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। जैसे कि मैंने बताया रो कांस्टेंट होता है, तो आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि जो रो होता है वो ना तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, ना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, दो चीज़ बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि रेजिस्टेंस में हमने देखा था चार चीज़ें डिपेंड करती थी, रेजिस्टेंस उनके ऊपर चार चीज़ों पर डिपेंड करता था। एक लेंथ ऑफ कंडक्टर, दूसरा था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, तीसरा नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, और चौथा हम लोग ने लिया था टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। अब यदि हम रजिस्टिविटी ये देखेंगे किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, तो दो चीज़ें तो इसमें से निकल गई, एक तो लेंथ निकल गई इसमें से और एक निकल गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रजिस्टिविटी डिपेंड करती है, ये आप ध्यान रखिए, डिपेंड्स ऑन, दो चीज़ों पर डिपेंड करेगी अब सिर्फ ये, एक नेचर ऑफ मटेरियल, एक तो होता है नेचर ऑफ मटेरियल और दूसरा टेम्परेचर। अब इसका क्या मतलब हुआ? नेचर ऑफ मटेरियल ये कि आपने मटेरियल कौन सा लिया है। हो सकता है कि आपने गोल्ड लिया, हो सकता है आपने कॉपर लिया, हो सकता है कोई एलॉय लिया हो, जो भी कुछ लिया हो उसके हिसाब से उस मटेरियल की रजिस्टिविटी फाइंड आउट होगी। और दूसरा सबसे बड़ा है टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर आप चेंज करते हैं तो ऑब्वियस है रजिस्टिविटी भी चेंज हो जाएगी। अब जैसे रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी में हम कहेंगे भाई डिफरेंस देखें क्या है। आप एक ही मटेरियल की बनी हुई डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ले लें, जैसे मान लिया आयरन की हमने रॉड ले ली, आयरन की आपने स्प्रिंग ले ली, आयरन की आपने बॉल ले ली, बहुत सारी चीज़ ले लें, और सबका यदि टेम्परेचर सेम है, इफ द टेम्परेचर इज सेम इन ऑल द केसेस, तो अब आप देखोगे कि जो रजिस्टिविटी होती है इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट रहती है, क्योंकि ये डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। लेकिन रेजिस्टेंस कभी भी सेम नहीं रहेगा, रेजिस्टेंस बदल जाता है। तो यदि यहाँ से हम रजिस्टिविटी को डिफाइन करें कि भाई रजिस्टिविटी क्या होती है, तो यहाँ पर यदि हम L बराबर 1 लिख दें, इफ L इक्वल टू 1 और A इक्वल टू 1 लिख दें, तो रो इक्वल टू R के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब रजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस या उस मटेरियल के रेजिस्टेंस के बराबर होती है जिसकी लंबाई यूनिट हो या 1 मीटर हो, यूनिट लिखें ज़्यादा सही है, उसकी लंबाई यूनिट हो और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यूनिट हो, यूनिटी हो। तो यदि ये दोनों की लेंथ हम यूनिटी में लेते हैं, लेंथ भी यूनिटी में हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यूनिटी में हो, तब उस मटेरियल का जितना रेजिस्टेंस होगा वो उस मटेरियल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपके।
इसकी आपसे कहा जाए यूनिट लिखिए। यूनिट लिखने के लिए हमारे पास ये फार्मूला आया कि जो रो होता है वो आपका RA/L होता है। तो जब आप इसकी यूनिट लिखेंगे यहाँ पर, तो यूनिट ऑफ रो, R की जो यूनिट होती है वो ओम होती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और लेंथ हो जाएगी आपकी मीटर। तो 1 मीटर यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी जो यूनिट निकल कर आती है वो ओम इंटू मीटर होती है। तो इसलिए यदि आप अपने बुक में भी देखेंगे तो रजिस्टिविटी की डिफरेंट मटेरियल्स की टेबल दी होती है। टेबल दी होती है, टेबल देने का मतलब ये कि रजिस्टिविटी उस मटेरियल की कांस्टेंट होती है। तो वहाँ पर साथ में टेम्परेचर भी दिया होगा, आप बुक में देखें अपने, तो टेम्परेचर दिया होगा, उस टेम्परेचर पर उस मटेरियल की रजिस्टिविटी की वैल्यू दे रखी होती है। अब वो मटेरियल जो आपने लिया है उसकी शेप कुछ भी हो, स्फेरिकल शेप हो सकती है, बार के रूप में हो सकती है, स्प्रिंग के रूप में हो सकती है, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, नाउ इट इज क्लियर। तो ये हमारा जो कंसेप्ट था वो रजिस्टिविटी का हो गया। अब इस रजिस्टिविटी के कारण ही हमें ये करना होता है कि किस मटेरियल को, किस कंडक्टर को कहाँ पर कैसे यूज़ करें। तो जैसे सपोज कीजिए कि आपको कनेक्टिंग वायर्स बनाने हैं। आपने कहा कि भाई जो वायर्स हैं घरों में, जैसे वायर्स लगाने हैं तो कनेक्टिंग वायर्स लगाते हैं। अब कनेक्टिंग वायर्स में आप क्या चाहेंगे? हम चाहेंगे कि उसमें जो करंट है वो ईजिली, स्मूथली वहाँ से फ्लो हो जाए। तो स्मूथली फ्लो होने के लिए ऑब्वियस है कि वहाँ पर रेजिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। तो जो बेस्ट कंडक्टर होता है वो होता है आपका सिल्वर, एज यू नो। सिल्वर इसलिए होता है क्योंकि वो रेजिस्टेंस बहुत कम ऑफर करता है, लेकिन उसके आप देखते हो कि वायर उसके घरों में नहीं लगाए जाते हैं। उसका कारण सिर्फ ये है कि जो सिल्वर है उसकी जो कॉस्ट होती है बहुत ज़्यादा होता है, बहुत महंगा होता है। इसलिए जो घरों में यूज़ होते हैं वायर, या तो कॉपर के वायर ही लगाए जाते हैं या एल्यूमिनियम के लगाए जाते हैं। ठीक है, कॉपर भी थोड़ी कॉस्टली है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन जहाँ पर हमें कॉपर लगाना है वहाँ पर आपको कॉपर लगाना ही पड़ेगा। इसी तरह से आपने बल्ब ले लिया जैसे, तो बल्ब में आपको पता है कि जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का होता है। अब बात आई कि टंगस्टन का क्यों लगाया जाता है। टंगस्टन का जो फिलामेंट होता है ये इसलिए लगाया जाता है कि कितना भी टेम्परेचर हो जाता है तो ये फिलामेंट आसानी से ब्रेक नहीं होता है, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अप्रॉक्सीमेटली 3380 डिग्री सेल्सियस है। तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर जब हो जाएगा उस केस में ही ये फिलामेंट ब्रेक होता है। तो इसलिए जो बल्ब होते हैं उसमें जो फिलामेंट लेते हैं वो हम टंगस्टन का लेते हैं। इसके अलावा आपने देखा है रूम हीटर्स हैं, आपका आयरन है, आपका इमर्शन रॉड है, बहुत सारी चीज़ें, गीज़र हैं, इन सब में हम लोग क्या करते हैं, जो यूज़ करते हैं एलॉय यूज़ करते हैं। जनरली नाइक्रोम यूज़ होता है। एलॉय एज यू नो, जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा मटेरियल को जोड़ दिया जाता है, लगा दिया जाता है, वो यहाँ पर एलॉय बन जाता है। तो यहाँ पर जो इमर्शन रॉड है, आपका गीज़र है, इन तरह की चीज़ों के अंदर हम लोग एलॉय यूज़ करते हैं। एलॉय जो होता है उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। बनते सब ये उसी से ही हैं, कंडक्टर से ही, लेकिन जब ये मिल जाते हैं तो इनका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पर हम लोग इनको यूज़ किया करते हैं। अब इसके बाद जब हम लोग लेंगे तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, कि रेजिस्टेंस को किस तरीके से कंबाइन करते हैं और उसका क्या असर होता है। क्योंकि देखिए जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, आप देखते हो सर्किट डायग्राम बने हुए होते हैं और उन सर्किट डायग्राम में हमें देखना होता है कि जो है रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है या नेट रेजिस्टेंस कितना निकल कर आ रहा है किसी भी टॉपिक का, किसी भी कंडक्टर का, सर्किट का। तो सबसे पहले जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस हम लोग बात करेंगे तो 2 तरीके के कॉम्बिनेशंस होते हैं। कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंसेस 2 तरीके के कॉम्बिनेशंस होते हैं। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, कि रेजिस्टेंस को हम लोग किस में यूज़ करें, सीरीज में लगा दें, और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशंस। तो रेजिस्टेंस या तो पैरेलल में लगे होते हैं या सीरीज में लगाए जाते हैं। तब अब सीरीज में लगाए जाते हैं तो उनका वैल्यू किस तरह से नेट वैल्यू निकल कर आती है,
पैरेलल में लगाए जाते हैं तो उनकी किस तरीके से निकल कर आती है। तो अब हम इसको एक एक करके लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हम लोग ने लिया सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जैसे एक रेजिस्टेंस हमने ये ले लिया, इसका एक एंड यहाँ पर और एक एंड यहाँ पर है। इस पहले रेजिस्टेंस के दूसरे एंड के साथ दूसरे रेजिस्टेंस का पहला एंड हमने कनेक्ट कर दिया। इसके बाद दूसरे रेजिस्टेंस के दूसरे एंड के साथ तीसरे रेजिस्टेंस का पहला एंड हमने कनेक्ट कर दिया। तो आपने ये देखा कि हर जो रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर लिया है वो पहला एंड पहले रेजिस्टेंस का और आखिरी एंड दूसरे रेजिस्टेंस, जो दूसरा एंड आखिरी रेजिस्टेंस का हम लोग क्या कर लेते हैं, ये खुला रहता है। बाकी एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, इस तरीके से हम इनको जोड़ते चले जाते हैं। और मान लीजिए इनके जो रेजिस्टेंसेस हैं, पहले वाले का हमने R1 मान लिया, दूसरे वाले का हमने R2 मान लिया और तीसरे वाले का हमने R3 मान लिया। इसके साथ एक आपने की लगाई और एक आपने सेल लगा दिया या बैटरी लगा दी, कुछ भी लगा सकते हैं। और इस सेल या बैटरी का जो EMF है, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो हमने V मान लिया। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जब करंट फ्लो करती है तो करंट तीनों रेजिस्टेंस में सेम रहती है, करंट कभी भी चेंज नहीं होगी। लेकिन हर रेजिस्टेंस जो है वो अलग अलग पॉइंटों पर कनेक्ट हो रखा है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिफरेंट होता है, सेम नहीं होगा। पहले रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमने V1 मान लिया, दूसरे के अक्रॉस जो है वो V2 मान लिया और तीसरे रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमने V3 मान लिया। क्योंकि जब यहाँ से करंट स्विच को हमने पुश कर दिया, बैटरी हमने ऑन कर दी, तो यहाँ से करंट चलनी स्टार्ट हो जाएगी। मान लीजिए कितनी करंट जा रही है, I करंट जा रही है, और ये करंट सीरीज में हर जगह I ही रहेगी, इसमें किसी तरीके का कोई चेंज नहीं होगा। और तीनों में से जो नेट करंट फिर बाहर निकल कर आ रही है, अगेन इट विल बी द I। तो सीरीज कॉम्बिनेशन को करते समय ध्यान रखिएगा, करंट कभी भी चेंज नहीं होगी किसी भी रेजिस्टेंस में से, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हर एक का अलग अलग होता है। अब जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ हमने देखा V1 है, V2 है, V3 है, यदि इन सबको हम सम कर दें इनका, तो वो जितना हमने पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ अप्लाई कर रखा है सेल का, उसके बराबर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर V बराबर हो जाता है V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको हमने नंबर 1 डाल के छोड़ दिया। अब हमने फ्रॉम ओम्स लॉ, अब यहाँ पर आप ओम्स लॉ लगा दीजिए। तो ओम्स लॉ से जो V1 होगा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, I इंटू R1, ठीक है। सिमिलरली V2 जो हो जाएगा वो I इंटू R2 और जो V3 हो जाएगा I इंटू R3। यहाँ पर जो हम लोग लेते हैं संख्या, ये वही संख्या, देखिए I या तो हम यहाँ पर I लिखेंगे या यहाँ पर V लिखेंगे, लेकिन जो संख्या डिफर होती है हम उस संख्या को ही यहाँ पर लिखा करते हैं, उसी फिजिकल क्वांटिटी को यहाँ यूज़ करेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्योंकि सबका डिफरेंट था, इसलिए यहाँ पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस को नोट किया है। अब ये सारी वैल्यू हमने उठा के यहाँ पर रख दी बेटा। तो V बराबर I1 की जगह हो जाएगा IR1 प्लस IR2 और प्लस IR3। इस I को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इसके आगे क्या करते हैं हम लोग कि हमने कहा कि भाई इन सारे रेजिस्टेंस को हटा दीजिए और इसकी जगह एक इक्विवेलेंट वर्ड यूज होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा दीजिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या मतलब है, मान लीजिए कि हमने कहा कि भाई ये इन तीनों रेजिस्टेंस को हटाकर ये वाला रेजिस्टेंस लगाया जिसकी वैल्यू है R। इसका मतलब ये कि जो इसमें करंट जा रही थी वही करंट इसमें दी जाए, और जो तीनों को मिला के जो पोटेंशियल डिफरेंस था वही पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस रहे। तब हम लोग कहते हैं कि ये जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इन तीनों रेजिस्टेंस का। मतलब इन तीनों रेजिस्टेंस को रिप्लेस करके इस अकेले रेजिस्टेंस को हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इसलिए जब हमने इसको लिखेंगे तो V बराबर फिर कितना हो जाएगा, IR हो जाएगा, जैसे भी फिगर बताई थी मैंने आपको। इस I से I ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर R की वैल्यू निकल कर आ जाएगी R1
प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं सिंपल उसको हम लोग क्या करते चले जाते हैं, ऐड करते चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो नेट रेजिस्टेंस निकल कर आता है वो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस, जो भी सबसे बड़ा रेजिस्टेंस लग रहा होगा उससे भी ज़्यादा वैल्यू आएगी, क्योंकि तीनों का सिंपली हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया हमारा सीरीज के अंदर। अब हम दूसरा कॉम्बिनेशन लेते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप ध्यान रखिए कि पैरेलल के अंदर कनेक्शंस किस तरीके से होते हैं। तो जैसे हमने एक रेजिस्टेंस ये ले लिया जिसकी वैल्यू है R1, एक दूसरा रेजिस्टेंस ले लिया इसकी वैल्यू है R2, और एक हमने तीसरा रेजिस्टेंस ले लिया इसकी वैल्यू है R3। यदि हर रेजिस्टेंस का एक एंड एक ही सेम पॉइंट के ऊपर कनेक्ट हो जाए, तीनों रेजिस्टेंस के एक एक एंड लिए वो एक ही पॉइंट पर कनेक्ट हो रहे हैं, और जो दूसरे एंड है इसके वो भी सिंगल पॉइंट पर ही कनेक्ट हो जाएं। जबकि सीरीज में आपने देखा था पॉइंट्स अलग लगते सबके, लेकिन यहां पर हर रेजिस्टेंस, यदि हम इसको ए और बी नाम दे दें तो हर रेजिस्टेंस ए और बी के ऊपर कनेक्ट हो रखा है। हर रेजिस्टेंस यहां पर ए और बी पर ही कनेक्ट हो रखा है। जब इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनता है देन इट इज नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसके बाद यहां पर हमने उसी तरह से एक की लगा दी, एक सेल लगा दिया लाइक दिस। यहां पर इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, सेल की जो ईएमएफ है, अगेन हमने कितना मान लिया, यहां पर V मान लिया। की को आपने प्रेस करा, यहां से जो करंट चलनी स्टार्ट हुई वो हमने I मान ली। जब ये करंट यहां से चलती हुई A पर पहुंची तो तीन पाथ बन रहे हैं। यहां पर देखिए आप, एक ऊपर, एक सामने, एक इधर बन रहा है। करंट हमारे पास I है, तो यही I करंट तीन टुकड़ों में यहां पर टूट जाएगी इस तरीके से। मान लीजिए इसमें जो जारी है करंट वो I1 है, इसमें जो करंट जारी है वो I2 है, और इसमें जो करंट जारी है वो I3 है। यहां से करंट बाहर निकल कर आएगी, ये भी I1 होगी, ये I2 होगी, ये I3 होगी, और जब ये पूरी बाहर निकलेगी तो अगेन इट विल बी I। तो ये इस तरीके से जब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और रेजिस्टेंसेस इस तरीके से लगे होते हैं तब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। अब जैसे मैं पिछले केस में बता रहा था कि V और I में जो डिफर है हमें उन्हें लेना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। क्यों सेम रहता है? क्योंकि ये जो बैटरी लगी है उसका भी एक सिरा A पर कनेक्ट है और दूसरा सिरा B पर कनेक्ट है। मतलब A और B पर सारे रेजिस्टेंसेस और इवन सेल भी कनेक्ट है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू चेंज नहीं होगी। और यहां पर हम जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, जो इसका है, जो इसका है, और वही इस सेल का भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो डिफर कौन हो रही है? करंट हो रही है डिफर। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे फिर I इक्वल टू I1 प्लस I2 और प्लस I3, इस तरीके से लिख देंगे। फिर वही हमने फ्रॉम ओम्स लॉ यहां पर अगेन है, यहां पर हम इसको यूज करेंगे ओम्स लॉ को। तो ओम्स लॉ से I1 बराबर कितना हो जाएगा? V अपॉन R1। क्यों V बराबर IR वाले फार्मूले से लिखें तो V तो सेम है, रेजिस्टेंस डिफरेंट है, करंट भी डिफरेंट है। इसी तरह से I2 लिखेंगे V अपॉन R2 हो जाएगा, और जब आप I3 लिखेंगे तो ये हो जाएगा V अपॉन R3। इस तरीके से ये हमारे I1, I2, I3 की वैल्यू निकल आएंगे। इन वैल्यूज को हम यहां पर यदि पुट कर दें तो I बराबर कितना हो जाएगा? यहां पर V अपॉन R1, V अपॉन R2 और V अपॉन R3। V आप देखिए बेटा कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लिया, यहां रह जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और प्लस 1 अपॉन R3। फिर इसके बाद उसी तरीके से जैसे सीरीज में बताया था, रिप्लेस ऑल दीज रेजिस्टेंसेस विद एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यहां पर भी इन सारे रेजिस्टेंस को हटाकर एक सिंगल रेजिस्टेंस हमने मान लीजिए ये लगा दिया जिसका रेजिस्टेंस R है, करंट I चल रही है, पोटेंशियल डिफरेंस V है। सब कुछ इस तरह से ले लिया तो ऑब्वियस है I की जगह क्या हो जाएगा? यहां से V अपॉन R आ जाएगा। तो यहां पर हमने लिख दिया V अपॉन R। इस V से ये वाला V हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से जब आप देखेंगे तो फार्मूला हो जाता है 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और प्लस 1 अपॉन R3। तो ये जो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन हुआ इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन।
अब इस कॉम्बिनेशन में यदि कोई आपसे कहे कि भाई पैरेलल में कनेक्ट है, 3 रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी, तो नेट रेजिस्टेंस कैसे होता है? तो नेट रेजिस्टेंस जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होता है इनमें जो भी सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा उससे भी छोटी वैल्यू निकल कर आएगी। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लें, हमने कहा कि भाई ठीक है 3 रेजिस्टेंस हम ले रहे हैं, R1 हमने 1 ओम मान लिया, या चलिए 2 ओम ले लीजिए, R1 हमने 2 ओम ले लिया, R2 हमने 3 ओम ले लिया और R3 हमने 4 ओम ले लिया। इनको हमने कहा कि भाई ये पैरेलल के अंदर कनेक्ट हो रखे हैं। तो जब पैरेलल के अंदर कनेक्ट है तो जो नेट रेजिस्टेंस है वो हमारा कितना हो जाएगा इस फार्मूले से? 1/2, 1/3 और 1/4। एलसीएम इसका 12 हो जाएगा। 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12। तो ये कितना हो जाएगा? 10 और 3 13/12। तो ये 1/r आया, पलट दीजिए संख्या, इसको भी पलट दीजिए, तो 12/13। जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है तो ये वैल्यू 1 से छोटी हो जाती है। तो यदि आप इससे इसको डिवाइड करोगे तो 1 से छोटी वैल्यू आएगी। जब 1 से छोटी आ रही है और यहाँ सबसे छोटा रेजिस्टेंस है कितना? 2 ओम। तो हमने देखा जो नेट रेजिस्टेंस है वो 2 ओम से छोटा आता है। तो पैरेलल में हमें तब कनेक्ट करते हैं जब हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करनी होती है, तो उस समय जो है पैरेलल में कनेक्ट कराया जाता है। जैसे घरों के अंदर जो लाइट के कनेक्शंस होते हैं वो पैरेलल में ही लगाए जाते हैं, जिससे कि मैक्सिमम करंट हर अप्लायंस को जा सके और रेजिस्टेंस वहाँ पर कम से कम अप्लाई हो। तो ये मैंने आपको आज रेजिस्टेंस से रिलेटेड सारी चीज़ें बता दी हैं। रेजिस्टेंस किस तरह से कंबाइन होते हैं, रजिस्टिविटी क्या होती है, रजिस्टिविटी कब चेंज हो सकती है, रेजिस्टेंस कैसे कैसे चेंज होता है, तो और किस तरह से कॉम्बिनेशन है। ये जो सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन है इनके ऊपर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है पेपर पर आते हैं, डायग्राम बने हुए आते हैं। मैं जब ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा उसके बाद मैं आपको इस तरीके के बहुत सारे केसेस मैं लूँगा, बहुत सारे सर्किट डायग्राम मैं लूँगा और उनको आपको बताऊँगा किस तरीके से उनको सॉल्व किया जाता है, व्हाट इज़ द ईजी वे हाउ टू सॉल्व दैम। ठीक है, तो आज हम इसको यहीं तक रख रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक में जो बचा हुआ पोर्शन है उसको लेंगे पहले, और उसके बाद फिर मैं आपको इन रेजिस्टेंसेस के सर्किट डायग्राम बना के इनके नेट रेजिस्टेंस निकालने सिखाऊंगा। ओके, थैंक यू।